गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 3 क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 जय प्रक्रम में आप लोगों का स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोगों ने पोषण और उसके डिफरेंट टाइप्स को देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम इन अमीबा एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, पूरे डायग्राम के साथ। पार्ट 2 में हमने श्वसन को देखा था, इसके डेफिनेशंस थे और डिफरेंट टाइप्स के जो है ये स्टेज थे कि कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंसेस था। ये उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा, नोट्स भी तैयार कर लिया होगा। इसके बाद मानव श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये सब आपको बनाना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नोट्स भी तैयार होगा, तो अभी से आप इसे तैयार करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग इसमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये भी डायग्राम आपको बनाना है, इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये डिफरेंसेस है, कुछ डेफिनेशंस है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोली, ब्लड एंड टिश्यू। ये पूरा चार्ट यहाँ दिया हुआ है, इसको आप लोग बना लेंगे। आज हम लोग देखेंगे संवहन, ट्रांसपोर्टेशन। मनुष्य में जो भी भोजन आता है, डाइजेस्ट होता है, फिर वह जो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन आता है, किस तरह से उसे तोड़ता है और वह ब्लड के द्वारा, हार्ट के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है। तो यहाँ पर हम देखें मानव श्वसन संवहन तंत्र के मुख्य अवयव। तो इसमें पहला है हार्ट है। हार्ट में हम लोग जानते हैं कि हार्ट में इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं। ये ब्लड जो है इस दाएं अलिंद में आता है, फिर यहाँ से ये दाएं नीले में, और फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में, और वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होकर वो फिर से इस बाएं अलिंद में आता है, और उसके बाद फिर ब्लड आता है बाएं नीले में, और वहाँ से यह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर रक्त नलिकाएं हैं, धमनी और शिरा, आर्टरीज एंड वेन्स, और ब्लड एंड लसिका, लिम्फ, रक्त और लसिका। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यह किस तरह से यह काम करता है हमारे शरीर में। तो हार्ट को हम देख लें एक बार डायग्राम से। यहाँ पर ये डायग्राम है, इसके डायग्राम आप लोग को बनाना भी है। और यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहे हैं शरीर के ऊपरी भाग, महाशिरा, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ब्लड ऐसे इन करता है, और इस पार्ट से फिर आके ब्लड इस पार्ट में आता है, यहाँ पर दाएं अलिंद से दाएं नीले में। लेकिन दाएं नीले में आने से पहले यहाँ पर एक वॉल्व होता है, और ये वॉल्व इसके ब्लड के प्रेशर से खुल जाता है, तभी ब्लड इस पार्ट में आता है। ब्लड जो है वापस इसमें ना चले जाए, इसके कारण ये वॉल्व क्लोज्ड हो जाता है, बंद हो जाता है। तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है LUB, लब। और उसके बाद यहाँ से यह 3 सेमिलुनर वॉल्व से फिर यह ब्लड हम देख पा रहे हैं इस पार्ट से चले जाता है, कहाँ, फेफड़े में, लंग्स में। यहाँ पर भी एक वॉल्व से इसको गुजरना होता है, 3 सेमिलुनर वॉल्व्स, और वो ब्लड भी वापस ना चले आए इस दाएं नीले में, इसके लिए ये वॉल्व फिर से बंद होता है। तो फिर से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो होता है डब, TUB, डब। तो ये लव और डब जो है ये हार्ट का साउंड है, साउंड ऑफ हार्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पर यह फेफड़े में ब्लड आके ऑक्सीजनेटेड होता है, और फुफ्फुसीय धमनी से आता है, और फुफ्फुसीय शिरा से ये ब्लड वापस जाता है। तो हम जानते हैं कि जो धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीकृत ब्लड को। लेकिन यहाँ पर केवल उल्टा होता है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही धमनी से आया, जिसे फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, और
फेफड़े से जो ब्लड आया वो ऑक्सीजनेटेड होकर वह फुफ्फुसियस शिरा से होता है। बाकी पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन धमनी अर्थात आर्टरी के द्वारा होता है और डीऑक्सीजनेटेड का शिरा या वेन के द्वारा होता है। तो ब्लड इस पार्ट से फिर आता है यहाँ बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से ब्लड फिर आता है इस पार्ट में बाएं नीले में, और यहाँ से यह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मूव कर जाता है। ये देखिए महाधमनी है, इसके विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में यह चले जाता है। तो इसको हम और डिटेल से हम देखेंगे। पहले हम आए यहाँ पे इस पार्ट में, तो इसमें ब्लड को हम देखेंगे पहले कि ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक है हमारा ठोस अवयव और दूसरा है द्रव्य अवयव। तो ये जो ठोस अवयव है यहाँ पर है ब्लड कॉर्पेसल्स बोलते हैं इसको, और ये जो द्रव्य है ये इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो ये जो ठोस अवयव है ये लगभग 45% होते हैं, 45%। और ये प्लाज्मा जो है ये लगभग 55% होता है। वो 45% और ये 45 और ये 55%। ठीक है। अब इसमें ब्लड कॉर्पेसल्स में भी तीन तरह के कॉर्पेसल्स होते हैं। एक है हमारा लाल रक्त कणिका, इसको आरबीसी कहते हैं। इसका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। हीमोग्लोबिन इसमें होता है, उसी की मदद से यह कैरी होता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ये ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर हम आरबीसी के एक शेप को देखें तो ये कुछ शेप इस तरह से होता है, और ये बाई कॉनकेव शेप होता है, चूँकि एक शेप यहाँ है कॉनकेव, एक यहाँ है, और यहीं पर ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाता है और यह ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी में यह ऑक्सीजन को पहुंचाता है, किंतु यह खुद ऑक्सीजन का कंजम्पशन नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद हमारे श्वेत रक्त कणिका WBC, इसका काम क्या है, यह शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। मतलब यही कॉर्पसल्स जो है इम्यूनिटी को हमारा मेंटेन करता है। इसे सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें रक्त प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं इसको। यह रक्त का थक्का जमाने में, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में यह हेल्प करता है। तो लाल रक्त कणिका की जो संख्या होती है वो मिलियंस में होती है, अबाउट 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक ml ऑफ ब्लड। और श्वेत रक्त कणिका जो होती है वो थाउजेंड्स में, लगभग 45,000 टू 11,000 होती है। और प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1,50,000 टू 4,50,000, 1.5 से 4.5 लाख। और ये आरबीसी की संख्या और प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने पर जो है कॉम्प्लेक्सिटी होती है, डिजीज़ हो जाता है। जैसे कि आरबीसी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया नामक बीमारी इसे कहते हैं। और प्लेटलेट्स की कमी, जैसे एग्जांपल ले लें हम डेंगू जो होता है वो एडिस मॉस्कीटो के काटने से होता है, जिसमें जीका वायरस इन करता है, और ये शरीर के प्लेटलेट्स को कम कर देता है, और बहुत अधिक कम होने पर जान भी इसमें जा सकती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखें अब इधर द्रव्य अवयव प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, और इसमें 90% जो होते हैं वो वाटर होते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स और कुछ मिनरल एलिमेंट्स भी मिलते हैं। यहाँ ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, प्रोटीन का एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है। अब हम देखें यह किस तरह से, इसके डिफरेंस को हम देख लेते हैं पहले। धमनी और शिरा, धमनी को क्या कहते हैं, आर्टरी, शिरा क्या हो गया, वेन। तो यह जैसे हमने अभी बताया कि धमनी जो होता है वो ऑक्सीकृत ब्लड को
कैरी करता है। ऑक्सीकृत रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। तो ये याद रखना है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक। लेकिन मैंने बताया था वहाँ पे अभी अपवाद होता है। फुफ्फुसीय धमनी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसके बाद देखिए, धमनी की जो भित्ति होती है वह थोड़ी मोटी होती है और अधिक लचीली होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से पुशअप होता है पूरे बॉडी के लिए, इसलिए इसकी भित्ति थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, इसलिए भित्ति मोटी और लचीली है। इसमें कोई वॉल्व नहीं होते हैं और यह सतही नहीं होती, मतलब इसको हम स्किन के ऊपर से हम नहीं देख पाते हैं, ये डीप सीटेड होता है। इसके बाद हम बात करें सीरा की, तो ठीक इसके अपोजिट में जितनी बातें यहाँ धमनी में थी उसका अपोजिट, मतलब यह जो है ब्लड को क्या करता है, हृदय में वापस लाता है। शरीर के विभिन्न अंगों से यह हृदय में वापस लाता है। और अपवाद यहाँ भी है, फुफ्फुसीय शिरा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है सिर्फ इस जगह पर। उसके बाद इसकी भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है, इसमें वॉल्व होते हैं और ये सतही, मतलब हम इसको ऊपर से ही देख सकते हैं। इसके बाद ये डिफरेंस आपको लिख लेना है। फिर हम आते हैं इसके कि किस तरह से यह काम करता है। ये एक चार्ट दिया हुआ है, एक फ्लो चार्ट है ये हार्ट का। तो यहाँ पर हम इसको ध्यान से इसको देखिए और समझिए कि ये हार्ट है, ये एक हार्ट बना हुआ है और इसके ये 4 चैम्बर, ये बीच में ये पार्टीशन है, इसके 4 चैम्बर हैं। पहला ये ऊपर में दायां लिंद, तो आप देख रहे हैं ये जो एरो दिया ये शरीर का अंग, ये यहाँ से ब्लड पूरे शरीर से सर्कुलेट होकर आ रहा है और कहाँ आया, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में यहाँ पे वॉल्व के खुलने से ब्लड जो है फिर आ गया ये दाएं निलय में, और दाएं निलय से आप देखिए फिर ये एरो यहाँ पर बना हुआ है, ये ब्लड अब चला। कैसा ये ब्लड है, वी ऑक्सीजनेकृत, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। यह चला यहाँ पर फुफ्फुसीय धमनी होते हुए कहाँ, फेफड़े में। फेफड़े में यह क्या लेता है, यह फेफड़े में ऑक्सीजन को लेता है, तब यह ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर ये गलत है, इसको आप वी ऑक्सीजनेटेड नहीं लिखिएगा, ऑक्सीजनीकृत यहाँ पे लिखना है, क्योंकि फेफड़े से निकलने के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजनीकृत हो गया। और यह फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए ब्लड कहाँ आ गया, ये बाएं अलिंद में आता है। और बाएं अलिंद के बाद यह ब्लड आता है ये इस पार्ट में, बाएं नीले से, बाएं नीले में, और बाएं नीले से ये निकला ब्लड फिर से शरीर के विभिन्न भागों में। तो ये एक साइकिल जो है ये चलते रहती है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि हम क्या देख रहे हैं कि ब्लड जो है इसमें 2 बार प्रवेश कर रहा है। एक तो ये शरीर के अंग से, एक कहाँ गया, ये यहाँ दाएं अलिंद में। दूसरी बार यहाँ पर फिर प्रवेश करता है ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फेफड़े से निकलकर यहाँ पे बाएं अलिंद में। तो 2 बार यहाँ ब्लड इन कर रहा है एक साथ। फिर हम देख रहे हैं कि 2 बार ब्लड इससे निकलता भी है। तो एक बार ब्लड इससे निकल रहा है यहाँ इस जगह से, दाएं नीले से फेफड़े में जाने के लिए, और एक बार निकल रहा है यह पूरे शरीर में जाने के लिए बाएं नीले से। तो चूंकि 2 बार ब्लड इसमें इन कर रहा है यहाँ और 2 बार इससे बाहर निकल रहा है, इसीलिए हम इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझे होंगे। इसके नीचे आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए रेखा चित्र। अब हम इसे नीचे देखेंगे कि मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्लड है ये बाएं निलय से, ये इस पार्ट से ब्लड जो है पूरे बॉडी में
सर्कुलेट होता है, पूरे बॉडी में फ्लो होता है, इसीलिए यह इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग देखें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन जो है आता है इसमें 120/80। तो ये 120 क्या है, ये वो ब्लड प्रेशर है जो, एक मिनट, ये ब्लड प्रेशर है जो इस पार्ट से, यहाँ से जो है वो फ्लो करता है। तो इसे यह ज़्यादा इसलिए होता है, 120 इसलिए होता है क्योंकि इसे पूरे बॉडी में यह पहुंचाना होता है। लेकिन जब ये 120 से इसका अधिक होगा तो फिर वह चिंता का विषय होता है। ऐसे एज के अनुसार इसका बढ़ना स्वाभाविक होता है। 140 तक जो है कुछ एज होते हैं, 75 के आसपास, तो वह 60 के बाद कुछ बढ़ते हैं। 80 जो होता है ये, इसको हम लोग मानते हैं जिस प्रेशर से ब्लड इन करता है, तो यह बढ़ना भी घातक होता है क्योंकि यह एक प्रेशर है जिस प्रेशर से ब्लड इन कर रहा है, और इन करने का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो हार्ट को धक्का लगता है, इससे हार्ट को नुकसान पहुंचता है। तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग को अपने हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए ब्लड प्रेशर जो है हम लोग का नॉर्मलाइज रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हार्ट का जो डायग्राम दिया हुआ है इसे आप लोग ड्रॉ कर लें, बहुत इजी डायग्राम है और ये कभी कभी पूछता भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चले इसमें, यहाँ देखिए ये हृदय में उपस्थित वॉल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करता है। हमने बताया था अभी कि एक वॉल्व होते हैं जो कि वॉल्व खुलने के बाद वापस वो बंद हो जाता है ताकि वो बैक फ्लो नहीं हो सके ब्लड का, ठीक है, तो ये वॉल्व उल्टी दिशा में रोकने में मदद करता है। दूसरा है लसिका। तो लसिका भी ब्लड के तरह ही एक तरल पदार्थ होता है, रुधिर प्लाज्मा के तरह ही होता है, और इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो अल्प मात्रा में होते हैं, प्रोटीन इसमें अल्प मात्रा में होता है। लसिका वहन में सहायता करता है, यह हार्मोन, फैट और दूसरे न्यूट्रिशस सब्सटेंसेस को यह जो है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब देखेंगे पादप में परिवहन। तो पादप जो है वह भी परिवहन होता है, उसमें भी परिवहन होता है। तो उसमें परिवहन की क्रिया होती है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। एक जाइलम है, तो जाइलम भी 4 कंपोनेंट्स के बने होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, इसको वाहिका वाहिनिका बोलते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर अभी जानना है जाइलम किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो अगर कोई प्लांट है, प्लांट्स में जो है रूट्स होते हैं और ये रूट सॉइल के अंदर होता है। यहाँ पर सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर होते हैं, और ये वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वह रूट में जो वाटर कंसंट्रेशन से अधिक होता है, जिसके कारण वो वाटर इसके अंदर इन कर जाता है। और यहाँ पर एक जाइलम टिश्यू होता है, तो ये वाटर इस जगह ये मूव करता है और इसको एक वाटर कॉलम बनाता है, इसको जल स्तंभ कहते हैं। और इसके धीरे धीरे ये प्रेशर से यह वाटर जो है पत्तियों तक, लीफ तक ये जो है वाटर पहुंच जाता है। चूँकि लीफ में स्टोमेटा भी होते हैं, मैंने पहले ही बताया, और इस स्टोमेटल ओपनिंग से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, गैपिंग हो जाता है, स्पेस बन जाता है, और इस स्पेस को फिलअप करने के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करते रहते हैं और यह प्रोसेस चलते रहता है। तो ये वाटर जो बाहर निकलने का प्रोसेस है ये ट्रांसपिरेशन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है, और यह हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में लीफ में क्या आ चुका है, वाटर, सनलाइट भी है, यहाँ लीफ में क्लोरोफिल भी है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा ये और ये बनाएगा अपना फूड, और ये जब फूड बनाता है H2O CO2 की हेल्प से C6H12O6, तो यह
एक मिनट, इसको O6, ठीक है। तो यह जो फूड बना, यह फूड लीफ से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में मूव करता है। तो डिफरेंट पार्ट्स में मूव करने के लिए एक दूसरा टिश्यू यहाँ पर होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। तो फूड का जो मूवमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो फ्लोएम के थ्रू होता है। और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम रूट टू लीफ वह जाइलम के हेल्प से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा और इसे विस्तार से समझेंगे डेफिनेशन के साथ। आप लोग यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, पादप तंत्र का एक अवयव है जाइलम, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को, तो यहाँ प्रकाश संश्लेषित उत्पाद क्या हो गया, वही फूड हो गया, C6H12O6, उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर, मैंने बताया था कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो मृदा में, मिट्टी में अधिक है, जिसके कारण वो मूव कर जाता है। तो ये जो डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन में, उसी के कारण वो मूव करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर यह क्या होता है, जल जड़ों में प्रवेश कर जाता है और इसी कारण से यह एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है और जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। और यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष की विभिन्न भागों तक, मतलब कितना भी ऊंचा पेड़ हो वह इसके प्रेशर से वह मूव कर जाता है। और हम यहाँ क्या देखेंगे कि जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के वातावरण में विलीन होता है। हमने बताया था जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, कि वाटर जो है वह वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में गया, तो वहाँ से जो गैपिंग हुआ, उस गैपिंग को फिलअप करने के लिए वाटर का मूवमेंट हो रहा है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाई, वाष्पोत्सर्जन था, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो अब हम देखें कि यहाँ पर 2 पॉइंट जो है क्लियर आपको लिखा हुआ है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक होता है। तो वाटर का मूवमेंट जो हो रहा है वो अपवार्ड डायरेक्शन में हो रहा है। और यह जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है वो निकल रहा है लीफ के सरफेस से, स्टोमेटल ओपनिंग से, वह उसके टेम्परेचर को भी कम करता है। सनलाइट के कारण या ताप के कारण जो लीफ में टेम्परेचर बढ़ रहा है वो ताप नियमन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ हम देखें कि भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में, तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, इसे आप देखें। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, जो कि फ्लोएम होता है। फूड का मूवमेंट फ्लोएम के द्वारा हुआ। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भाग में ऊपर मुखी और दोनों दिशा में जो फूड बनेगा, वो चूँकि फूड तो हर सेल को चाहिए प्लांट्स के, तो वह डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में वह मूवमेंट होगा। और फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण में इसमें क्या होता है, ऊर्जा का भी उपयोग होता है ATP के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप लोग जो है इसको तैयार कर लीजिए और उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा आप लोग को। कोई बात समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर इन सारे को नोट्स के रूप में आप अपने कॉपी में तैयार कर लीजिए। स्कूल ओपनिंग पे हमसे चेक भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मानव में उत्सर्जन की क्रिया, किस प्रकार से उत्सर्जन होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। यह जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसका भी डायग्राम कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको इन सब को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हैं। यहाँ पर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इसका यूनिट सेल है किडनी का। और इसके बाद ये इसका प्रोसेस, आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस समझेंगे। और फिर हम देखेंगे इसमें इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग हल जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।